तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। अब देखो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी में एक्चुअली होता क्या है कि मान लीजिए कि आपके पास बहुत सारी भौतिक राशियां हैं, भौतिक संबंध भी हो सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि आपको दिया हुआ है a इक्वल टू बी या फिर a ग्रेटर देन बी, यानी हमारे पास ऐसा है कि मान लीजिए कि दो भौतिक राशियां, भौतिक संबंध जो है, या ऐसे भी दिया हुआ, मान लो a इक्वल टू बी सी बाई डी प्लस ई, मान लो ऐसे दिया हुआ है। तो ऐसे अगर कुछ भी लिखा हुआ है तो इसका मतलब ये है कि इक्वल टू के दोनों साइड पे या ग्रेटर देन के दोनों साइड पे, ठीक है ना, ये जो हमारे पास विमाएं होती हैं वो एक समान होनी चाहिए। मतलब जो विमाएं ए की होंगी वही विमाएं बी सी अपॉन डी प्लस ई की होंगी। इसी को बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। तो नाम में तो कुछ खास रखा नहीं है, आपको इंपॉर्टेंट बात इसमें ये जाननी है कि जो भी हमारे पास फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं, ठीक है ना, जैसे कि हमारे पास मान लो कि जो भी ए है, बी है, कोई सी भी फिजिकल क्वांटिटी जो है, अगर उनके बीच में कौन से साइन आ जाते हैं, प्लस, माइनस, इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, ग्रेटर देन, फिर से ये भी हो सकता है लेस देन, ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू। तो जो भी क्वांटिटीज इन सिंबल से सेपरेटेड होती हैं, ठीक है ना, ये जो सिंबल आपको दिख रहे हैं, प्लस, माइनस, इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू, तो जो भी क्वांटिटीज इन सिंबल से सेपरेटेड होंगी उनकी जो विमाएं होंगी उनको क्या होना पड़ेगा, एक समान होना पड़ेगा। बस यही क्या कहलाती है, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। तो इससे आपको ये शब्द नहीं भी आपको ध्यान है तो कोई बात नहीं, ये नहीं पूछेगा प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी क्या कहलाती है आपके नीट एग्जाम में, ठीक है ना। बस आपको ध्यान ये रखना है कि जो भी हमारे पास फिजिकल क्वांटिटीज हैं, अगर वो किससे सेपरेटेड है, प्लस, माइनस, इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, ठीक है, ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू, तो उनकी विमाएं क्या होंगी, एक समान होंगी, ठीक है। तो पहले इसके ऊपर बेसिस पे हम छोटा सा क्वेश्चन कर लेते हैं, पर पहले हम देखते हैं कि एक समान क्यों होनी चाहिए। तो हमारे कॉमन सेंस से भी इसका आंसर आएगा कि एक समान होनी चाहिए। जैसे मान लो आपको बोला कि a प्लस बी करो, तो a प्लस बी में आप क्या जोड़ोगे, अगर दोनों की मात्रक और विमाएं एक समान होंगी तभी तो जोड़ पाओगे ना आप लोग, नहीं तो मान लो बोल रहा है आपको a प्लस बी करने के लिए। अब जैसे फॉर एग्जांपल आपको बोल रहा है कि 1 किलो दूध में 1 किलोमीटर जोड़ दो, तो जोड़ दोगे क्या आप लोग? आपके घर से लेकर रेलवे स्टेशन तक की जो दूरी है उसमें 1 किलो दूध जोड़ दो, जोड़ दोगे क्या? बोलो ये क्या बकवास कर रहे हो, कैसे जोड़ देंगे हम लोग, ठीक है ना। या तो माइनस भी नहीं कर सकते हो, बोलेगा आपके घर से लेकर के रेलवे स्टेशन की जो दूरी है उसमें से 1 किलो दूध घटाओ, तो घटा दोगे क्या 1 किलो दूध? उसमें क्या, कैसे घटा पाओगे? तो ना तो जोड़ पाओगे ना घटा पाओगे। इक्वल टू भी नहीं हो पाएगा, आपके घर से लेकर के दूरी स्टेशन तक की जो दूरी है वो 1 केजी दूध के बराबर है। बोले क्या बकवास कर रहा, पागल हो गया क्या, ठीक है ना। नॉट इक्वल टू का भी कोई मतलब नहीं है, बोले आपके घर से लेकर के रेलवे स्टेशन तक की जो दूरी है वो 1 केजी दूध के बराबर नहीं है, तो इसमें कैसा कंपैरिजन करना है? बोले तो कोई कंपैरिजन ही नहीं है, क्या बोल रहा बराबर है या नहीं है, ठीक है ना। ग्रेटर देन, लेस देन भी नहीं यूज कर सकते हैं, घर से लेकर स्टेशन तक की दूरी 1 केजी दूध से बड़ी है, तो ये इसका क्या मतलब है, ठीक है ना। तो हम लोग दो अलग अलग मात्रक या अलग अलग विमाएं वाली जो दो राशियां होती है उनको कभी भी आपस में इन सारे जो सिंबल्स होते हैं उनसे ऑपरेट नहीं कर सकते। मतलब दो अलग अलग विमाएं वाली जो राशियां होती हैं उनके मध्य, उनके बीच में कभी ये सिंबल्स नहीं आ सकते हैं। ये सिंबल्स तभी आएंगे जबकि दोनों राशियों के बीच में क्या है, जबकि दोनों राशियां कैसी हैं, एक समान है, एक ही विमाएं हैं अगर दोनों राशियों की, तो ही ये सिंबल्स उनके बीच में आ सकते हैं। तो यदि a इक्वल टू बी सी बाई डी प्लस ई लिखा हुआ है तो इसका मतलब ये है कि ये जो बी सी अपॉन डी प्लस ई है उसकी जो विमाएं हैं वो किसके बराबर है, a की विमाएं के बराबर हैं, ठीक है ना। तो पहले तो आपको ये चीज ध्यान रखनी है। अब इसमें जो छोटे छोटे न्यूमेरिकल्स आते हैं, सिंपल न्यूमेरिकल, वो ऐसे होंगे, ठीक है ना। मान लो आपको ऐसे देगा, अच्छा हम लोग इसको छोटे न्यूमेरिकल्स में मूव करें उससे पहले कुछ और इंपॉर्टेंट डिस्कशन हम लोग करेंगे। वो ये है, देखो m प्लस एम अगर लिखा हुआ है आपके पास, ये दिख रहा है आप लोगों को, ठीक है ना। तो m प्लस एम अगर लिखा हुआ है आपके पास तो m प्लस एम क्या होगा, आप बताओ, m प्लस एम का आंसर 2m, ठीक है ना। तो m प्लस एम 2m होगा, ये मैथमेटिकली है। मैथमेटिकली अगर आप लिखना चाहोगे गणित के हिसाब से तो m प्लस एम क्या होना चाहिए, 2m होना चाहिए। m माइनस एम क्या होना चाहिए, m माइनस एम क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर हम लोग किसकी बात करें, ये दोनों मैथमेटिकली लिखे हुए हैं, ठीक है, लेकिन अगर हम लोग विमाओं के रूप में इसकी बात करें, इसकी चर्चा करें, ठीक है, तो m मान लो कि हम लोग मास के लिए बोल रहे हैं, m किसके लिए बोल रहे हैं, मास के लिए। तो मास अगर आप लिख रहे हो मान लो 1 kg प्लस, फिर से क्या लिख रहे हो, 1 kg लिख रहे हो, 1 kg प्लस 1 kg, तो यहां पे आपका आंसर क्या आना चाहिए, 2 kg आना चाहिए। 2
2 kg। लेकिन विमाएं की अगर चर्चा करते हो, ठीक है ना, तो ये 1 kg की जो विमाएं हैं वो क्या है, M1 L0 T0। इस 1 kg की भी वही विमाएं हैं, ठीक है ना, तो इसकी विमाएं क्या है, M1 L0 T0। और 2 kg की विमाएं क्या है, 2 kg, और kg है ना, तो kg की विमा अभी भी क्या रहेगी, M1 L0 T0। समझ रहे हो? तो m प्लस m अगर आप करोगे तो मैथमेटिकली तो 2m होगा, लेकिन डायमेंशनली अगर हम बात करें, डायमेंशनली क्या हो जाएगा, m प्लस m जो होगा वो किसके बराबर हो जाएगा, m प्लस m m के ही बराबर होगा, ठीक है ना। तो अगर आप विमाओं के रूप में देखोगे तो m प्लस m किसके बराबर होगा, m के बराबर। वैसे m माइनस m भी m के ही बराबर होगा, क्योंकि मान लो आप ऐसे लिख रहे हो 1 kg, ठीक है, 1 kg माइनस 1 kg, तो इसका आंसर 0 नहीं होता है, इसका आंसर होता है 0 kg। 1 kg माइनस 1 kg का आंसर क्या होता है, 0 kg। तो यहां पे भी माए m है, यहां m है, और यहां भी क्या है, m है, तो m माइनस m भी क्या हो जाएगा, m हो जाएगा। तो इस बात को ध्यान रखना कि जब विमाओं की चर्चा होगी तो m प्लस m जो है हमारा, m प्लस m वो तो m हो जाएगा डायमेंशनली, और m माइनस m भी क्या हो जाएगा, m हो जाएगा डायमेंशनली बात करें तो, डायमेंशनली। लेकिन अगर मैथमेटिकली बात करें तो m प्लस m क्या हो जाएगा, m प्लस m 2m हो जाएगा, माइक कम करो ना, m प्लस m 2m हो जाएगा, और m माइनस m क्या हो जाएगा, 0 मैथमेटिकली। लेकिन डायमेंशनली ऐसा होता है, ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो अब इसके ऊपर हम लोग न्यूमेरिकल यहां पे सॉल्व करते हैं ताकि आपको ज्यादा आइडिया हो जाए इसके बारे में। तो मान लो कि आपके पास कुछ ऐसे क्वेश्चन गिवन है कि s इज इक्वल टू a प्लस बी टी प्लस सी टी स्क्वायर प्लस डी बाई ई प्लस टी, ठीक है ना। s इज इक्वल टू a प्लस बी टी प्लस सी टी स्क्वायर प्लस डी बाई ई प्लस टी, और इसमें आपको मात्रक ज्ञात करना है, ठीक है ना। यहाँ पे s की अगर आपको s अगर बताया गया कि विस्थापन है, विस्थापन को क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट। ये शब्द भी ध्यान रखना आप लोग। अभी पता है नीट 2020 में क्या हुआ था, इंग्लिश में क्वेश्चन अलग था, हिंदी में क्वेश्चन अलग था। एक क्वेश्चन में ऐसी कंट्रोवर्सी थी, और किसके आंसर को सही माना गया है, इंग्लिश वाले के। तो थोड़ा बहुत इंग्लिश के भी शब्द ध्यान रखना आप लोग, ठीक है ना। तो ये एस डिस्प्लेसमेंट होता है, ठीक है ना। और यहां पर हमारे पास ये जो टी है वो टाइम है, ठीक है ना। एस डिस्प्लेसमेंट है और टी क्या गिवन है आपको, टाइम गिवन है। आपको ये पता करना है कि ए बी सी डी और ई की जो मात्रक होंगे वो क्या होंगे, ठीक है ना। तो लिखो आप लोग दिए गए प्रश्न में, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी में पहले आप लोग ये लिख लेना, ठीक है ना। पहली चीज तो ये लिख लेना आप लोग प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी में कि भौतिक राशियां यदि इन चिन्हों से सेपरेटेड हो या विभाजित हो, उनके बीच में यदि ये चिन्ह हैं, ठीक है ना, तो उनकी विमाएं एक समान होनी चाहिए, तो उनकी विमाएं एक समान होनी चाहिए। तो जिन भौतिक राशियों के मध्य ये सिंबल हैं उनकी जो विमाएं हैं वो एक समान होनी चाहिए, ठीक है। तो पहली चीज तो यही याद करनी है आप लोग, यही चीज पता होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट ये लिख लेना आप लोग कि ये जो m प्लस m है, ठीक है ना, m प्लस m वो डायमेंशनली m ही होता है, और m माइनस m भी डायमेंशनली क्या होता है, m ही होता है, ठीक है। m प्लस m जो होता है वो डायमेंशनली m ही होता है, ठीक है ना। पूरा एक साथ लिख देता हूं, ठीक है। तो m प्लस m जो है वो डायमेंशनली m ही है, और m माइनस m जो है वो भी डायमेंशनली क्या है, m ही है, ठीक है। ये दोनों के दोनों डायमेंशनली क्या है, सेम है। m प्लस m भी m है और m माइनस m भी m है। और अब प्रश्न है आपके पास, ये प्रश्न इसको वापस में बड़ा कर देता हूं। तो ये जो प्रश्न हमारे पास लिखा हुआ कि यदि s इज इक्वल टू a प्लस बी टी प्लस सी टी स्क्वायर, यदि s इज इक्वल टू a प्लस बी टी प्लस सी टी स्क्वायर प्लस डी बाई ई प्लस टी है, ठीक है, जहां s विस्थापन है एवं t समय है, जहां s विस्थापन है एवं t समय है,
तो ए बी सी डी एवं ई के मात्रक ज्ञात करें। तो ए बी सी डी एवं ई के मात्रक ज्ञात करें। तो हमें मात्रक ज्ञात करने हैं ए बी सी डी एवं ई के। ठीक है, तो चलिए इसको करना स्टार्ट करते हैं हम लोग यहां पे। तो सबसे पहले आप देखो S इज इक्वल टू क्या है, a प्लस बी टी प्लस सी टी स्क्वायर प्लस डी बाई ई प्लस टी। ठीक है, तो सबसे पहली बात इसमें पॉइंट नंबर 1 देखें कि S की जो डायमेंशन है वो A के डायमेंशन के बराबर होनी चाहिए। क्यों होनी चाहिए? क्योंकि S और A के बीच में क्या है, इक्वल टू का साइन है, और क्योंकि S और A के बीच में इक्वल टू का साइन है तो दोनों की डायमेंशन सेम होनी चाहिए। और डायमेंशन दोनों की यदि सेम है तो आप क्या लिखोगे, डायमेंशन ऑफ A भी क्या हो जाएगा, m0 l1 t0। क्योंकि जो S है, S विस्थापन है, और विस्थापन की विमाएं क्या होती हैं, m0 l1 t0 विस्थापन लंबाई ही तो होती है, लेंथ द्वारा नापी जाती है। तो विस्थापन की m0 l1 t0 है, तो A की भी क्या हो जाएगी, m0 l1 t0। अब नेक्स्ट पॉइंट पे हम चर्चा कर रहे हैं BT के साथ। तो आप यहां पे देखो कि जो BT है वो A से किससे सेपरेटेड है, प्लस से। BT जो है वो A से किससे सेपरेटेड है, प्लस है ना BT और A। तो यानी BT की जो विमाएं हैं वो किसके बराबर होंगी, A की विमाओं के बराबर होंगी। ठीक है ना, और A जो है वो किसके बराबर है, S के बराबर है। तो यानी इस इक्वल टू S, यानी BT की जो विमाएं हैं वो भी किसके बराबर होंगी, S की विमाओं के बराबर होंगी। ऐसे में अगर ऐसे ब्रैकेट लगा देते तो इसका मतलब विमाओं की चर्चा कर रहा हूं मैं। ठीक है ना, तो BT B की जो विमाएं होंगी वो किसके बराबर होंगी, S बाई T के। होगी या नहीं होगी, क्योंकि T को नीचे ले आऊंगा। ठीक है ना, तो B की जो विमाएं होंगी वो S बाई T के बराबर होंगी। तो B की जो विमाएं होंगी, अब S की विमाएं क्या होती हैं, m0 l1 t0 S की, और बाई क्या लिखूंगा, T की क्या होती है, m0 l0 t1। यानी इसकी जो विमाएं हो जाएंगी वो क्या हो जाएंगी, m0 l1 t-1। ठीक है ना। अच्छा, इसका मात्रक क्या होगा, मीटर होगा, क्योंकि केवल लंबाई है। और इसका मात्रक क्या हो जाएगा, मीटर बटा सेकेंड, मीटर पर सेकेंड हो जाएगा इसका, क्योंकि L1 t-1 है। तो ये B की चर्चा कर ली हम लोगों ने। अब हम CT स्क्वायर की बात करते हैं। तो ऐसे ही कर सकते हो आप लोग बहुत आसानी से। CT स्क्वायर जो है, अगर उसकी बात करें तो CT स्क्वायर जो है वो BT से सेपरेटेड है या नहीं, इक्वल। BT से किससे सेपरेटेड है, प्लस से। CT स्क्वायर और BT के बीच में प्लस का साइन है। ठीक है, BT जो है वो किससे सेपरेटेड है, A से सेपरेटेड है। ठीक है ना, तो इसलिए उनकी विमाएं सेम होंगी। और A किससे सेपरेटेड है, S से। यानी CT स्क्वायर की भी जो विमाएं हैं वो किसके बराबर होंगी, S की विमाओं के बराबर। यानी C की जो विमाएं होंगी वो किसके बराबर होंगी, S बाई T स्क्वायर के बराबर हो जाएंगी। यानी कि इसका क्या हो जाएगा, ऊपर m0 l1 t0 और नीचे हो जाएगा m0 l0 और t2 होगा ना, नीचे T स्क्वायर है, ये ऊपर जाकर के क्या हो जाएगा, m0 l1 t-2। यानी इसका जो मात्रक होगा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो यहां तक क्लियर है आप लोगों को। अब नेक्स्ट क्या बोल रहा है आपको, यहां पे लिखा हुआ है d अपॉन ई प्लस टी। अच्छा, हम आगे बढ़े उससे पहले एक और बात यहां पे देख लेते हैं। E की जो विमाएं होंगी, E की जो विमाएं होंगी वो T के ही बराबर होंगी, होंगी या नहीं होंगी। E की विमाएं T के बराबर होंगी, क्योंकि E और T के बीच में क्या है, प्लस का साइन है। तो E और T के बीच में क्योंकि प्लस का साइन है तो E की जो विमाएं हैं वो T के बराबर है। तो E की जो विमाएं हैं उसकी जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, m0 l0 t1। ठीक है ना, और इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, सेकंड हो जाएगी। ठीक है ना, जो मात्रक हो गई इसकी सेकंड होगी। अब ध्यान देना यहां पे d बाई ई प्लस टी जो है वो CT स्क्वायर से किससे सेपरेटेड है, प्लस से। ठीक है ना, d बाई ई प्लस टी जो है वो CT स्क्वायर से प्लस से सेपरेटेड है। तो यहां पे हम लोग ये चीज वापस लिख लेते हैं, d बाई ई प्लस टी जो है, ठीक है ना, वो किससे सेपरेटेड है, CT स्क्वायर जो है उसके साथ प्लस से सेपरेटेड है। ठीक है, और क्योंकि ये प्लस से सेपरेटेड है तो दोनों की विमाएं क्या हो जाएंगी, एक हो जाएंगी, एक समान हो जाएंगी। तो अब हम यहां पे क्या लिख सकते हैं, पहली बात, अच्छा E प्लस टी को क्या लिख सकते हो, ये ध्यान देना, E प्लस टी को T प्लस टी लिख सकते हो, क्योंकि E की विमाओं की अगर रूप में बात करूं, चर्चा करूं, तो E प्लस टी जो है अगर विमाओं के रूप में लिखोगे तो इसको क्या लिख सकते हो, T प्लस टी। हमें केवल विमाएं देखनी है, उनका एक्चुअल परिमाण क्या है उससे हमें मतलब नहीं, हमें क्या देखनी है, उनकी विमाएं। तो E की विमाएं भी किसके बराबर है, T के ही बराबर है। तो E को भी मैं क्या लिख सकता हूं, T। अब T प्लस टी विमाओं के रूप में 2T होती है या केवल T होती है,
केवल टी ही होती है ना। अगर विमाओं के रूप में इसकी चर्चा करें तो टी प्लस टी को क्या लिखूंगा, टी लिखूंगा। यानी ई प्लस टी जो है इसको डायरेक्टली क्या लिख सकते हैं हम लोग, टी लिख सकते हैं, ठीक है ना। जैसे टी, ई प्लस टी है क्या, टी प्लस टी है। विमाओं के रूप में देखो तो ई प्लस टी क्या है, टी प्लस टी, और टी प्लस टी को क्या लिख सकते हो, टी लिख सकते हो। यानी क्या लिखा हुआ है, डी बाई टी लिखा हुआ है। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, डी बाई टी लिखा हुआ है। डी बाई टी जो है वो किसके बराबर है, सी टी स्क्वायर के, यही टी टाइम वाली टी है, ठीक है ना। डी बाई टी सी टी स्क्वायर के, यानी डी किसके बराबर होगी, सी टी क्यूब के बराबर हो जाएगी। डी किसके बराबर हो जाएगी, सी टी क्यूब के, होगी या नहीं होगी। इस टी को इधर ले जाओगे तो डी सी टी क्यूब के बराबर हो जाएगी, ठीक है ना। अब सी की जो मात्रक थी वो, सी की जो विमाएं थी वो क्या थी, अगर आप यहां से चेक करो, देखो सी की जो विमाएं हैं m0l1t माइनस 2 है या नहीं है। तो यानी यहां पे मैं क्या लिख सकता हूं, सी टी क्यूब की जगह पे आप क्या लिखोगे इसको, m0l1t माइनस 2 और इनटू फिर क्या लिखोगे आप लोग, टी क्यूब लिखोगे। तो टी क्यूब की जगह पे क्या लिखोगे, m0l0t क्यूब। यानी कि अगर मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा, m0l1t1, क्योंकि टी क्यूब है माइनस 2 है, तो 3 माइनस 2 क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। यानी इसका क्या आएगा, मीटर सेकेंड आएगा। ये क्लियर है। तो यानी सबकी हमारे पास यूनिट पता चल गई। यहां पे अगर मैं इसको छोटा करके आपको दिखाऊं, ठीक है, तो यहां पे ये दिख रहा है आपको सबसे पहले, ठीक है ना। यहां पे हम लोगों ने किसका मात्रक लिख रखा है, ये वाला जो आपके पास ये बी के लिए लिख रखा है, ठीक है ना। ये किसके लिए लिख रखा है, ए के लिए, यहाँ पे ई के लिए है सेकंड, और उसके बाद फिर ये हमारे पास मीटर सेकंड जो है वो डी के लिए है, ठीक है ना। और यहाँ पे सी के लिए है, आगे ये है, ये सी के लिए है। तो आप देख सकते हो ए का जो मात्रक होगा वो क्या होगा, एम होगा, ठीक है ना। जो बी का मात्रक होगा वो क्या होगा, मीटर सेकंड होगा। जो सी का मात्रक होगा वो मीटर पर सेकंड स्क्वायर होगा। जो डी का मात्रक होगा वो मीटर सेकंड होगा, और जो ई का मात्रक होगा वो सेकंड होगा। तो ऐसे इक्वेशंस को देख करके हमें अगर मान लो किसी भी फिजिकल क्वांटिटी, किसी भी भौतिक राशि के बारे में जानकारी नहीं है कि उसका क्या मात्रक हो सकता है, ठीक है ना, तो हम लोग यहाँ पे ऐसे डायरेक्ट उसका मात्रक पता लगा सकते हैं। और नीट के एग्जामिनेशन में ऐसे क्वेश्चंस कई बार आ जाते हैं कि ये इस समीकरण में ई का मात्रक क्या होगा, ठीक है ना, ऐसे क्वेश्चन। तो यहाँ पे ध्यान रखना कि क्या काम में आता है, आपके प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी की मदद से आप लोग बहुत आसानी से मात्रक वगैरह कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है। तो ये प्रश्न है आपके पास, देखो इसको उतारने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। ये जो प्रश्न है पीडीएफ फॉर्म के रूप में आप लोग के पास आ जाएंगे, वहां से घर पर बैठ करके रिवीजन करते वक्त सारी चीजें लिख लेना, ठीक है ना। नहीं तो क्या उतारने में टाइम वेस्ट होगा। और ये 6 महीने का कोर्स है, तो इसमें धड़ाधड़ पढ़ो आप लोग, ठीक है ना। और घर जा करके जब आपके पास पीडीएफ आएगी तो पीडीएफ के अंदर इन सारी चीजों को आप लोग नोट डाउन कर लेना रिवाइज करते वक्त, अभी तो समझने की कोशिश करो आप लोग, ठीक है। अब नेक्स्ट पेज पे हम इसके ज्यादा इंपॉर्टेंट केसेस को डिस्कस कर रहे हैं। ये ज्यादा इंपॉर्टेंट केस है, इसको बहुत ध्यान से समझना आप लोग, ठीक है ना। तो मान लो कि आपके पास ये ट्रिग्नोमेट्रिक रिलेशन है, यहां मान लो आपके पास साइन गिवन है, ठीक है ना। ये ध्यान रखना, साइन, तो साइन के अंदर क्या जा सकता है, आप मुझे बताओ, साइन के अंदर क्या फीड करते हो, एंगल। गुड, साइन के अंदर एंगल डालते हैं, साइन 30 डिग्री, साइन 60 डिग्री, ऐसे एंगल डालेंगे। एंगल की विमाएं क्या होती हैं, डायमेंशनलेस है, विमा रहित होती है। एंगल की कोई भी विमाएं नहीं होती हैं, ठीक है ना। तो साइन के अंदर कुछ भी डालो, ए डाल दिया मान लो आपने, तो ए की विमाएं क्या होंगी, 0। साइन के अंदर मान लो आपने ए डाल दिया, तो ए क्या होना चाहिए, m0l0 t0 होना चाहिए। और अगर मैं साइन की चर्चा कर रहा हूं तो सेम चर्चा किसके बराबर, किसके लिए है, कॉस के लिए, टैन के लिए, सेक के लिए, कॉट के लिए, कोसेक के लिए, सभी के लिए यही चर्चा है। साइन बोलने का मतलब कि कॉस हो तो भी यही चीज मान्य रहेगा, टैन हो तो भी यही चीज मान्य रहेगा जो साइन के लिए पढ़ रहे हो, ठीक है ना। तो साइन के अंदर अगर कुछ भी डालोगे तो उसकी जो विमाएं हैं उसको क्या होना पड़ेगा, m0l0 t0। अब मान लो ऐसे लिखा हुआ है साइन AB बाई सी, मान लो ऐसे लिखा हुआ है, तो यहां पे क्या यह आवश्यक है कि ए की जो विमाएं हैं वो m0l0 t0 हो, तो नहीं, ऐसा नहीं है। यहां ए में नॉट बी m0l0 t0, ए की विमाएं m0l0 t0 हो ऐसा आवश्यक नहीं है, ठीक है ना। बी भी, बी में नॉट बी
M0L0T0, तो B M0L0T0 हो ऐसा भी आवश्यक नहीं है। A M0L0T0 ये आवश्यक नहीं है, B M0L0T0 ऐसा भी आवश्यक नहीं है, C जो है वो भी C में नॉट बी M0L0T0, C M0L0T0 ऐसा आवश्यक नहीं है, हो भी सकती है पर ऐसा आवश्यक नहीं है। परंतु ये जो AB by C आपके पास लिखा हुआ है, AB by C, ये AB by C को क्या होना होगा, M0L0T0, ये नेसेसरी है, जरूरी है, ठीक है ना। मतलब कि ये जो टोटल चीज इसके अंदर लिखी हुई है AB by C, इसको क्या होना पड़ेगा, M0L0T0। इसमें इंडिविजुअली एक एक करके, मतलब A M0L0T0 है या नहीं है, B M0L0T0 है या नहीं है, C M0L0T0 है या नहीं है, ये ज्यादा मतलब मायने नहीं रखता है, लेकिन तीनों को मिल करके क्या होना चाहिए, M0L0T0। मान लो M जो A जो है वो क्या है, M1 L1 T-2, ये मान लो A हो गया। B जो हो गई वो क्या हो गई, मान लो M1 और L2 T1, ठीक है ना। तो C को फिर क्या होना पड़ेगा, तो ऊपर टोटल M कितना है, 2 है, तो M2 होना पड़ेगा। L टोटल कितना है, 3 है, तो L3 होना पड़ेगा। और T कितना है ऊपर, -1 है, तो यह -1 होना पड़ेगा। तो कभी कभार ताकि तीनों कट करके और फिर क्या हो जाए, डायमेंशनलेस हो जाए। ये मान लो आपको A दिया है प्रश्न के अंदर, ये उसने क्या बोल दिया, ये A है, ये B है, तो C इसमें क्या होनी चाहिए, तो C ये होनी चाहिए। समझ रहे हो। तो अगर ये चीज समझना, ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं, मान लो अगर उसने बोल दिया कि साइन AB by C में यदि A ये वाला A है और ये वाली C है तो B क्या होनी चाहिए, तो आप ऐसे B पता लगाओगे कि B A होनी चाहिए। समझ रहे हो। इसमें A B और C इंडिविजुअली डायमेंशनलेस हो या ना हो, परंतु ये जो AB by C है उसको क्या होना पड़ेगा, डायमेंशनलेस होना पड़ेगा, क्योंकि साइन के अंदर जो टोटल चीज होगी उसको क्या होना पड़ेगा, डायमेंशनलेस। अब A अकेले ही अगर उसके अंदर है तो उसकी तो मजबूरी है क्या होना, डायमेंशनलेस होना। अब अकेले ही है तो उसको डायमेंशनलेस होना ही पड़ेगा, लेकिन 3 है तो ऐसा हो सकता है कि तीनों में से कोई सा भी डायमेंशनलेस ना हो, लेकिन तीनों को मिल करके क्या होना पड़ेगा, डायमेंशनलेस होना पड़ेगा। तो होपफुली ये चीज क्लियर है आप लोगों को साइन के अंदर। और जो चीज साइन के लिए वैलिड है वही किसके लिए वैलिड है, कॉस के लिए वैलिड है, टैन के लिए वैलिड है, कॉट के लिए वैलिड है, सेक कोसेक सभी के लिए वैलिड वही है। तो साइन के अंदर जो भी आपके पास भौतिक राशि होगी, जो भी भौतिक राशि साइन के अंदर होगी उसको क्या होना पड़ेगा, विमा रहित होना पड़ेगा। जो भी भौतिक राशि कॉस के अंदर होगी उसको भी क्या होना पड़ेगा, विमा रहित होना पड़ेगा। अगर मान लो भौतिक राशि 2-3 भौतिक राशियों का कॉम्बिनेशन है तो तीनों को मिल करके क्या होना पड़ेगा, विमा रहित होना पड़ेगा। ठीक है, तो होपफुली ये चीज आप लोगों को क्लियर है। अब यही जो चर्चा है ये किसके लिए है, लॉग के लिए भी वैलिड है। जो आप लोगों ने अभी साइन के लिए की है यही चर्चा किसके लिए वैलिड है, लॉग और ई की पावर। यदि ई की पावर में लिखा हुआ है a, तो ई की पावर में यदि a लिखा हुआ है तो देखो ई की पावर में कोई नंबर नहीं जा सकता है, ठीक है ना। ई की पावर 2 kg ये लिखना गलत है, ठीक है ना। ई के पावर में ई क्या होती है, एक्सपोनेंशियल, फिजिक्स में कई बार पढ़ते होगे, ई की पावर x, ई की पावर 2, ठीक है ना। तो ई के पावर में कोई नंबर नहीं जा सकता है, ई के पावर में कोई 2 kg टाइप की चीज नहीं जा सकती है, कोई मात्रक वाली चीज नहीं जा सकती है। ई के पावर में केवल नंबर जाएगा, E2, ठीक है ना। ये लिखना सही है, E2 kg। अब E2 का कोई मान आएगा, ठीक है ना, उतने टाइम्स kg, लेकिन E की पावर 2 kg लिख दोगे तो ये गलत है। E की पावर 2 फिर ये कोई नंबर आया और वो kg में लिखा आपने तो वो सही है, ठीक है ना। पर E की पावर 2 kg लिखना क्या है, गलत है, मीनिंगलेस है। ऐसे ही अगर मैं साइन के बारे में भी आपसे बात करूं, साइन थीटा के बारे में, तो साइन के बारे में अगर मैं आपसे बात करूं तो साइन 30 डिग्री kg ये लिखना सही है नहीं है, सही है, ये सही है। क्यों, साइन 30 का आंसर क्या आएगा, 1/2, ठीक है ना। साइन 30 का आंसर क्या आ जाएगा, 1/2, और बाहर क्या लिखा हुआ है, kg लिखा हुआ, तो यानी इसका आंसर, इसका मतलब क्या है, क्या लिखा हुआ है, 1/2 kg लिखा हुआ है, ठीक है ना। लेकिन अगर आपने ऐसा लिख दिया साइन ऑफ 30 kg तो ये क्या है, गलत है। साइन 30 kg तो कुछ आ ही नहीं सकता। साइन के अंदर क्या होना चाहिए, साइन के अंदर क्या होना चाहिए, एंगल होना चाहिए। साइन 30 kg का कोई आंसर नहीं आएगा, लेकिन साइन 30 और फिर बाहर अगर आप kg लिख रहे हो तो उसका आंसर आ जाएगा। समझ रहे हो, अगर आप लिख रहे हो साइन 30 और फिर बाहर अगर आप kg लिख रहे हो तो उसका आंसर आ जाएगा, क्योंकि साइन 30 का आंसर क्या होगा, 1/2। साइन ऑफ 30 डिग्री का आंसर आपका हाफ हो जाएगा, आधा हो जाएगा, और फिर
बाहर क्या लिखी हुई है केजी, तो आधा केजी इसका आंसर आ गया। लेकिन साइन के अंदर आपने घुसा के लिख दिया 30 केजी, तो ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, क्योंकि साइन 30 केजी जो है साइन के अंदर घुस ही नहीं सकती है, ठीक है ना, क्योंकि उसके अंदर केवल एंगल होगा। तो वैसे ई की पावर 2 और फिर केजी लिखा हुआ है, तो इसका तो आंसर आ जाएगा। लेकिन ई की पावर में क्या अगर आपने लिख दिया 2 केजी, तो इसका आंसर नहीं आएगा। इस बात को ध्यान रखना है। तो ये ध्यान रखना कि यदि ई की पावर ए लिखा हुआ है तो ए को क्या होना पड़ेगा, डायमेंशनलेस होना पड़ेगा। इसको क्या होना पड़ेगा, डायमेंशनलेस। ई की पावर ए में ए को क्या होना पड़ेगा, डायमेंशनलेस होना पड़ेगा। अगर लिखा हुआ ई की पावर ए बी बाई सी प्लस डी, मान लो ऐसे लिखा हुआ है ई की पावर ए बी बाई सी प्लस डी, तो ए बी बाई सी प्लस डी को मिल करके क्या होना पड़ेगा, डायमेंशनलेस होना पड़ेगा, ठीक है ना। यदि लिखा है ई के पावर ए बी बाई सी प्लस डी, तो ए बी बाय सी प्लस डी को क्या होना पड़ेगा, डायमेंशन लेस होना पड़ेगा। तो इस बात को ध्यान रखना, यहां पे ए डायमेंशनलेस है या नहीं है, बी डायमेंशनलेस हो या ना हो, सी डायमेंशनलेस हो या ना हो, डी डायमेंशनलेस हो या ना हो, लेकिन ए बी बाई सी प्लस डी को क्या होना पड़ेगा, डायमेंशनलेस होना पड़ेगा, ठीक है। तो अब तक आपने पढ़ा साइन, साइन के अंदर जो भी क्वांटिटीज होती हैं उनको क्या होना होता है, डायमेंशनलेस होना होता है। साइन के अंदर जो भी क्वांटिटीज आएंगे उन सबको मिल करके डायमेंशनलेस होना पड़ेगा। इंडिविजुअली वो डायमेंशनलेस हो या ना, अब बेचारी अगर अकेले ही है तो उसको क्या होना पड़ेगा, डायमेंशनलेस होना पड़ेगा। लेकिन अगर 2-3 क्वांटिटीज है वहां पे, सब इंडिविजुअली डायमेंशनलेस हो या ना हो, विमा रहित हो या ना हो, लेकिन सभी को मिल करके क्या होना पड़ेगा, डायमेंशनलेस, विमा रहित होना पड़ेगा, ठीक है ना। वैसे ही ई की पावर में भी होता है। ई की पावर में भी अगर ए बी बाई सी प्लस डी लिखा हुआ है, तो ये ए बी बाई सी प्लस डी में ए बी सी और डी अकेले अकेले विमा रहित हो या ना हो, परंतु ए बी बाई सी प्लस डी को क्या होना पड़ेगा, डायमेंशनलेस होना पड़ेगा, विमा रहित होना पड़ेगा, ठीक है। तो होपफुली ये वाली चीज भी आपको क्लियर है। अब सेम लॉग के लिए भी होता है, ठीक है। अगर मैं लॉग की चर्चा करूं तो लॉग के अंदर भी सेम चीज लिखूंगा। लॉग ऑफ, मान लो आपके पास क्या लिखा हुआ है, ए, तो इसमें ए को क्या होना पड़ेगा, डायमेंशनलेस होना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन अगर ऐसे लिखा हुआ लॉग ऑफ ए बी बाई सी प्लस डी, मान लो ऐसे लिखा है, तो इसमें हो सकता है कि ए डायमेंशनलेस ना हो, बी डायमेंशनलेस ना हो, सी डायमेंशनलेस ना हो, डी डायमेंशनलेस ना हो, लेकिन ए बी बाई सी प्लस डी को मिलकर क्या होना पड़ेगा, डायमेंशनलेस। ए बी बाय सी प्लस डी, इसको क्या होना पड़ेगा, डायमेंशनलेस होना पड़ेगा। ये क्लियर है आप लोगों को। तो ये लॉग के लिए, तो किसके लिए वैलिड है, ट्रिग्नोमेट्रिक फलन के लिए, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के लिए, ठीक है ना। जैसे कि आपका साइन कॉस टैन, इन सब के लिए वैलिड है। और किसके लिए वैलिड है, लॉग के लिए वैलिड है और ई की पावर के लिए वैलिड है, ठीक है ना। तो इन तीनों को ध्यान रखना। अब हम लोग और जो चीज डिस्कस कर रहे हैं यहां पे, वो है इनवर्स फंक्शन। तो अब समझना ये भी इंपॉर्टेंट है। मान लो दिया था आपके पास कि साइन 30, ठीक है ना, साइन 30 लिखा है, साइन 30 डिग्री, तो साइन 30 डिग्री का आंसर क्या आता है, बाहर कोई आपने यूनिट नहीं लगाया, साइन 30 डिग्री का आंसर 1/2 रहेगा। ये भी डायमेंशनलेस ही है। अगर मैं बाहर यूनिट लगा दूं साइन 30 और फिर लिख दूं केजी, तो इधर भी पहले क्या लिखूंगा, हाफ, और फिर बाहर क्या लिखूंगा, केजी। साइन 30 तो क्या थी, हाफ थी, अब दोनों साइड मैंने केजी लगा दिया, इधर भी बाहर केजी, तो यानी साइन 30 केजी इक्वल टू हाफ केजी। लेकिन अंदर केजी मत घुसा देना, ये तो सही है, ये क्या है, सही है। लेकिन अगर आपने ऐसे लिख दिया साइन 30 केजी, तो ये सही है क्या, इसका कोई मतलब नहीं है, ये क्या है, मीनिंगलेस। क्या ये, मीनिंगलेस। लेकिन अगर मैं ऐसे लिखूं साइन 30 केजी, तो ये मीनिंगलेस है या मीनिंगफुल है, ये मीनिंगफुल है, इसका मतलब है, ठीक है ना, मीनिंगफुल लिखा मैंने। साइन 30 केजी का मतलब है, साइन 30 का आंसर क्या आ जाएगा, हाफ आ जाएगा, हाफ केजी लिखा है, लेकिन साइन के अंदर घुसा दिया साइन 30 केजी, तो अब वो कोई आउटपुट नहीं दे पाएगी, ये समझ रहे हो। तो वो तो मीनिंगलेस है, पर उसका मतलब है, ठीक है। तो लेकिन हमें इसकी चर्चा फिलहाल नहीं कर रहे हैं हम लोग तो इसकी चर्चा कर रहे हैं। साइन 30 मान लो आपके सामने यहां पे लिखा हुआ है, ये क्या लिख रहा है, साइन 30। तो ये जो साइन 30 आपके पास लिखा हुआ है, साइन 30 इज इक्वल टू किसके बराबर है, 1/2 के, ठीक है ना, साइन 30 डिग्री, ठीक है। अब यहां पे ये जो आपके पास 30 डिग्री लिखी हुई है, ये क्या थी, एंगल थी, ये 30 डिग्री एंगल थी, तो एंगल थी तो क्या लिखोगे, m0 l0 t0, और ये हाफ नंबर है तो ये भी क्या लिखा हुआ है, m0 l0 t0। अब अगर मैं उसको उधर ले जाऊं, तो इधर लिखा हुआ है 30 डिग्री इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ, नाम सुने हो साइन इनवर्स का,
तो साइन इनवर्स ऑफ 1/2 इधर ले जाके लिखते हैं तो क्या हो जाता है साइन इनवर्स, ठीक है। तो साइन इनवर्स 1/2, साइन इनवर्स 1/2 का आंसर क्या आता है 30 डिग्री आता है। तो साइन इनवर्स के अंदर भी जो चीज जाएगी वो भी क्या हो जाएगी डायमेंशनलेस, m0 l0 t0, और इसका आंसर भी इस साइड पे क्या रहेगा डायमेंशनलेस, क्योंकि वो एक एंगल होता है m0 l0 t0। देखो साइन और इसमें अंतर क्या है कि जब हम साइन लिखते हैं, मान लो ऐसे लिखा हुआ है साइन 30 डिग्री, ऐसे मान लो लिखा हुआ है साइन 30 इक्वल टू 1/2, तो यहां पे क्या होता है एंगल, यहां क्या होता है एंगल, और यहां पे क्या होता है नंबर, यहां कोण होता है और यहां पे नंबर होता है, ठीक है। परंतु इस केस में जब साइन इनवर्स लिख रहे होते हैं, मान लो ऐसे लिख रहे हैं साइन इनवर्स 1/2 इक्वल टू 30 डिग्री, तो यहां पे आपके पास क्या है, ये नहीं दिख रहा क्या है आपको लाल वाला, दिख जा रहा है या नहीं दिख रहा, दिख रहा है। तो यहां पे साइन इनवर्स 1/2, तो 1/2 क्या है नंबर है, और 30 डिग्री क्या है एंगल है। तो बात वही है, इधर से घूम के उधर चला गया, यानी साइन इनवर्स के अंदर भी जो चीज डालोगे वो भी क्या होनी चाहिए डायमेंशनल। और जब साइन इनवर्स की चर्चा कर रहा हूं तो यही चर्चा कॉस इनवर्स के लिए, टैन इनवर्स के लिए, सभी के लिए वैलिड है, ठीक है ना। तो इस बात को और ध्यान रखना कि यदि आपके पास क्या दिया हुआ हो साइन इनवर्स, ये देखना ये सारी चीजें कोई किताब में नहीं मिलेंगी, ठीक है ना, बहुत ध्यान से इन चीजों को समझना आप लोग, ठीक है। कि साइन इनवर्स के अंदर अगर कोई भी चीज है, साइन इनवर्स के अंदर साइन इनवर्स ए लिखा हुआ है, तो इसको क्या होना पड़ेगा डायमेंशनलेस होना पड़ेगा, क्योंकि एक नंबर होता है, ठीक है ना। और साइन इनवर्स ऑफ मान लो आपके पास क्या लिखा हुआ है ए बी बाई सी प्लस डी, तो इसमें ए बी सी और डी डायमेंशनलेस हो या ना हो, परंतु ए बी बाई सी प्लस डी को मिल करके क्या होना पड़ेगा विमा रहित होना पड़ेगा, डायमेंशनलेस होना पड़ेगा। ए बी बाई सी प्लस डी इसको क्या होना पड़ेगा डायमेंशनलेस, m0 l0 t0। पर इंडिविजुअली ए हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, बी हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, लेकिन इन सबको मिल करके क्या होना पड़ेगा डायमेंशनलेस होना पड़ेगा। तो यही क्या कहलाती है प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी कहलाती है, ठीक है ना। तो ये प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी की थ्योरी है, ये नोट्स आप लोग को मिल जाएंगे बहुत अच्छे से, ठीक है ना। तो अभी इसे लिखने की जरूरत है नहीं, इस पे पहले एक छोटा सा क्वेश्चन देख लेते हैं। अगर मान लीजिए कि आपको ये गिवन है कि x इज इक्वल टू ए ओमेगा, या मान लो ऐसे दिया गया है आपको v इज इक्वल टू ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी प्लस फाइव, मान लो ये दिया गया है, ठीक है ना। v इज इक्वल टू ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी प्लस फाइव, जहां पे v जो है वो वेग है, ठीक है ना, और जो t है वो क्या है समय है। तो आपको यह ज्ञात करना है यहां पर कि a की और ओमेगा की और फाई की विमाएं क्या होंगी, ठीक है ना। हमें यह ज्ञात करना है कि दिए गए समीकरण में a ओमेगा एवं फाई की विमाएं ज्ञात कीजिए यदि v वेग है और t समय है, ठीक है। तो यह प्रश्न है हमारे सामने, यह कहां से सॉल्व होगा प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी से। और ये जो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी है, कल मैं जैसे आप लोगों को समझा रहा था पहली क्लास के अंदर कि कई बार जब रिस्क लेना होता है राउंड 1 में क्वेश्चन अटेम्प्ट करने के बाद राउंड 2 में, तो रिस्क लेते वक्त ये प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी बहुत काम आती है, क्योंकि 4 ऑप्शन में से कभी कभार 2 ऑप्शन की तो विमाएं ही जो पूछ रहा होता है उसके बराबर नहीं होती है। हो सकता है कि उसने आपसे सवाल में बोला है कि टर्मिनल वेलोसिटी का मान ज्ञात करें, ठीक है ना, अंतिम वेग का मान ज्ञात करें या फाइनल वेग का मान ज्ञात करें, ठीक है ना। तो वेग का मान ज्ञात करोगे तो जो आपके पास 4 ऑप्शंस हैं उन ऑप्शंस की भी विमाएं किसके बराबर होनी चाहिए वेग के बराबर होनी चाहिए। अब ऑप्शंस की विमाएं, अब ऑप्शंस की केवल आपको एक्चुअल फार्मूला नहीं पता ना, आपको कैलकुलेट करने आता, तो आप क्या चेक कर लोगे ऑप्शन की विमाएं। तो हो सकता है 2 ऑप्शंस की तो विमाएं वेग के बराबर हो ही ना, ठीक है ना। 4 में से 2 ऑप्शन, तो अब आपके पास 2 ही बचा, तो रिस्क लेना आसान है, पहले 4 में से ले रहे थे अब 2 से। कई बार तो 3 की विमाएं वेग के बराबर नहीं होते, तो आपको वैसे ही आंसर पता चल जाता है 3 की नहीं होगी तो क्या, कितना परसेंट चांस है सही होने का 75%, 100% चांस है ना। अब तो भाई 2 की अगर विमाएं वेग के समान नहीं हुई तो 2 बचा हुआ है, तो 2 बचा हुआ है तो 50-50 चांस है, लेकिन 3 गायब कर दिए तो 75% चांस नहीं है, डायरेक्ट कितना चांस है 100%, 3 ही गायब कर दिया तो एक ही बचा सही। तो कई बार तो 3 गायब हो जाते हैं उसमें से और 1 बच जाता है। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि हम लोग इन प्रिंसिपल को यूज करें, जहां कुछ नहीं काम आता वहां कॉमन सेंस और प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी काम आती है, समझ रहे हो। फिजिक्स में जहां कुछ नहीं काम आता, 2 चीजें काम आती है, कॉमन सेंस और प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। तो 2 चीज को लेकर हमेशा परीक्षा देने जाना आप लोग, एक कॉमन सेंस और एक प्रिंसिपल ऑफ
होमोजेनिटी, ठीक है ना। तो 45 में तो 10 सवाल तो 10 से 15 सवाल तो इसी की मदद से हो जाते हैं, ठीक है। तो अब हम लोग को इसकी चर्चा करनी है यहाँ पे। तो v इज इक्वल टू ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी प्लस फाइव लिखा हुआ है। तो v, अब सबसे पहली बात ये है कि कॉस के अंदर ओमेगा टी प्लस फाइव लिखा हुआ है, ठीक है ना। मैं इधर की ओर इसको सॉल्व कर रहा हूं। तो क्योंकि कॉस के अंदर ओमेगा टी प्लस फाइव लिखा हुआ है तो ओमेगा टी प्लस फाइव को मिल करके क्या होना पड़ेगा, m0 L0 T0। क्यों? क्योंकि किसके अंदर लिखा हुआ है, कॉस के अंदर। तो कॉस के अंदर है तो इसको मिल करके m0 L0 T0 होना होगा, ठीक है। अब दो चीजें जुड़ करके इसके बराबर तभी होंगी जबकि देखो डायमेंशनली अभी आपने पढ़ा था कि m प्लस m इक्वल टू क्या होता है, m होता है, पढ़ा था ना आपने। तो अगर इधर की ओर m है या कुछ भी नहीं है, मतलब इधर की ओर जो विमा होगी, अगर ये दोनों जुड़ रहे हैं तो दोनों की इंडिविजुअली भी वही विमा होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए, वही विमाएं। तो अगर इसकी विमाएं m0 L0 T0 है, ठीक है ना, वहां से मैं केवल ये एग्जांपल है, ये नहीं कि इसकी विमाएं m है, ऐसा नहीं है। m प्लस m इक्वल टू क्या होगा, m होगा। तो यानी अगर ये m है तो इसको भी m होना पड़ेगा और इसको भी क्या होना पड़ेगा, m होना। तो अगर ये m0 L0 T0 है तो इसको भी क्या होना पड़ेगा, m0 L0 T0, और इसको भी क्या होना पड़ेगा, m0 L0 T0। ये क्लियर है। तो यानी कि फाई की तो विमाएं हमें पता चल गई, फाई की विमाएं क्या हो जाएंगी, फाई विमा रहित होगा, फाई क्या हो जाएगा, m0 L0 T0। और क्योंकि वो कॉस के अंदर है, किसके अंदर है, कॉस के अंदर है, तो ये क्या होना चाहिए, एक एंगल होना चाहिए, कोण होनी चाहिए। ये क्या होनी चाहिए, कोण होनी चाहिए, ठीक है ना। ये एंगल है, फाई क्या है, एंगल है, जिसकी विमा क्या है, m0 L0 T0। और यहां से ओमेगा टी की भी जो विमाएं हैं, ओमेगा टी की विमाएं ये भी क्या होनी चाहिए, m0 L0 T0 होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए। तो ओमेगा टी की भी विमाएं m0 L0 T0 होनी चाहिए। ये क्लियर है आप लोग को। अब यानी ओमेगा की विमाएं क्या होनी चाहिए, m0 L0 T0 बाई टी को नीचे ले आया मैं, ये क्लियर है आप लोग को। तो यानी ओमेगा की जो विमाएं होंगी वो क्या हो जाएंगी, m0 L0 T -1, ठीक है। तो ओमेगा की जो विमाएं, अच्छा इसकी यूनिट अगर आप लिखना चाहो तो ऐसा यूनिट रेडियन होता है, ठीक है ना, होता है नहीं होता है, कोण का ऐसा यूनिट क्या होता है, रेडियन। और ओमेगा की अगर आप विमाएं लिखना, ओमेगा की विमाएं लिखना चाहो तो क्या लिखोगे, m0 L0 T -1। और इसका मात्रक लिखना चाहो तो मात्रक क्या हो जाएगा, रेडियन पर सेकंड, ठीक है ना। ऊपर क्या है, m0 L0 T0 रेडियन, और नीचे टाइम है, तो ये क्या हो जाएगा, रेडियन पर सेकंड हो जाएगा, ठीक है ना। बट विमाएं फिलहाल ज्ञात करनी थी, तो इसकी विमाएं क्या हो जाएंगी, m0 L0 T -1, और इसकी क्या हो जाएंगी, फाई की m0 L0 T0। और अब हमारे पास क्या है, ए की ज्ञात करनी है। अब समझना एक चीज और जो मैंने अभी तक नहीं बताया आपको, ठीक है ना। इसको बताने से पहले मैं इधर आता हूं, यहां बताता हूं इस चीज को, ठीक है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसको ध्यान रखना, छोटी सी ही चीज है, आपको पता चल गई होगी वैसे तो देखो साइन के अंदर बेसिकली क्या है, साइन 30 में इस 30 को क्या होना पड़ेगा, डायमेंशनलेस होना पड़ेगा, m0 L0 T0 अभी बताया था मैंने, बट फिर से आपको रिकॉल करा दे रहा हूं। और साइन 30 का जो आंसर आता है वो क्या आता है, 1/2। कोई सा मैं एग्जाम्पल साइन 60 ले लूं तो आंसर क्या आ जाएगा, √3/2। तो इधर पे नंबर लिखा हुआ है, यानी पूरे साइन 30 का जो आंसर है वो क्या आ रहा है, एक नंबर आ रहा है। साइन 30 का आंसर क्या आ रहा है, एक नंबर आ रहा है या नहीं आ रहा है, साइन 30 का आंसर क्या है, नंबर है। यानी पूरी साइन 30 भी क्या होनी चाहिए, m0 L0 T0। यानी साइन थीटा का जो आंसर है, क्योंकि वो नंबर है तो साइन थीटा क्या होनी चाहिए, m0 L0 T0। तो साइन कॉस कुछ भी है, साइन के अंदर अगर कोई चीज लिखा हुआ है AB/C, अगर कुछ भी लिखा हुआ है साइन के अंदर, ठीक है ना, तो इसमें AB/C तो डायमेंशनलेस होगा ही। AB/C क्या होगा, m0 L0 T0। AB/C तो डायमेंशनलेस होगा ही, और साथ में क्या डायमेंशनलेस होगा, साइन AB/C भी डायमेंशनलेस होगा। साइन AB/C ये पूरी की पूरी भी क्या होगी, डायमेंशनलेस होगी, m0 L0 T0, क्योंकि इसकी पूरी का आंसर क्या आएगा, एक नंबर आएगा, और नंबर क्या होता है, डायमेंशनलेस। तो साइन के अंदर जो चीज डालते हैं वो तो डायमेंशनलेस होती ही है, साइन के अंदर जो भी चीज डालेंगे वो मिल करके क्या होनी चाहिए, डायमेंशनलेस। लेकिन पूरी की पूरी साइन भी क्या होनी चाहिए, डायमेंशनलेस होनी चाहिए। वैसे पूरी की पूरी लॉग भी क्या होनी चाहिए, डायमेंशनलेस। लॉग के अंदर जो डालोगे वो तो डायमेंशनलेस होगा ही, लेकिन पूरी की पूरी लॉग भी क्या होनी चाहिए, डायमेंशनलेस। ई की पावर में जो डालोगे वो तो डायमेंशनलेस होगा ही, लेकिन पूरी की पूरी ई वाली चीज भी क्या होनी चाहिए, डायमेंशनलेस होनी चाहिए, ठीक है ना।
बाहर से उसके यूनिट लगा सकते हो, जैसे मान लो लिखा हुआ e की पावर 2, तो यहां पे 2 को तो क्या होना पड़ेगा, डायमेंशनलेस, और ये पूरी की पूरी चीज भी क्या है, डायमेंशनलेस है। लेकिन बाहर से आप चाहो तो इसमें क्या लगा सकते हो, केजी लगा सकते हो, कोई भी यूनिट लगा सकते हो, लेकिन ये वाली पूरी चीज क्या है, डायमेंशनलेस, और इसके अंदर जो चीज लिखी हुई है वो भी क्या है, डायमेंशनलेस है। ये समझ गए आप लोग? तो ये बहुत ज्यादा जरूरी है इस चीज को समझना इस क्वेश्चन के लिए। तो अब इस क्वेश्चन पे वापस आते हैं। इस क्वेश्चन पे हमारे पास क्या लिखा हुआ था, ए ओमेगा v इज इक्वल टू ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी प्लस फाइव। तो ये क्वेश्चन में लिखा हुआ था, v इज इक्वल टू क्या लिखा हुआ था, ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी प्लस फाइव। और अब ध्यान देने वाली बात इसमें यह है कि कॉस ओमेगा टी प्लस फाइव में ये वाली चीज तो क्या रहेगी, डायमेंशनलेस रहेगी ही, लेकिन ये पूरी की पूरी जो है कॉस, ये भी क्या होगी, डायमेंशनलेस होगी या नहीं होगी? तो ये पूरी की पूरी भी डायमेंशनलेस होगी। आगे वेव्स वगैरह चैप्टर पढ़ेंगे, उसमें ये चीजें काफी काम में आएंगी आपके, ठीक है ना। तो ये पूरी की पूरी क्योंकि डायमेंशनलेस होगी, तो अब v इज इक्वल टू हमारे पास क्या बच गया है, ए ओमेगा बच गया है, उधर तो वो चीज पूरी डायमेंशनलेस ही हो गई है। तो बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। v क्या होती है बताओ, v इज इक्वल टू m0 l1 t माइनस 1, ए की जगह ए ही हमें कैलकुलेट करना है, और ओमेगा भी हमने कैलकुलेट किया था m0 l0 t माइनस 1 ही था ना, ये क्या था, हाँ t माइनस 1 ही तो था, देख लो t माइनस 1 ही तो था, ये रेडियन पर सेकेंड है, m0 l0 t माइनस 1 लिखे हो ना यही चीज। तो अब आप लोग क्या करोगे, यहाँ पे a के लिए क्या करोगे, इसको नीचे ले जाओगे उधर, तो a की जो विमाएं होंगी वो किसके बराबर होंगी, a इज इक्वल टू m0 l1 t माइनस 1 डिवाइडेड बाई m0 l0 t माइनस 1। तो ये t माइनस 1 कट गया, m तो पहले से 0 है, तो एक l1 बच गया केवल। तो a की जो विमाएं होंगी वो क्या हो जाएंगी, m0 l1 t0, तो इसकी जो यूनिट होगी वो क्या होगी, मीटर होगी, इसकी जो मात्रक होगी वो क्या होगी, मीटर होगी। तो हम लोगों ने सभी की विमाएं कैलकुलेट कर ली। x इज इक्वल टू v इज इक्वल टू ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी प्लस फाइव में जो ओमेगा की विमाएं हैं, ठीक है ना, वो किसके बराबर है, ओमेगा जो है m0 l0 t माइनस 1 है, जो फाइव है वो क्या है m0 l0 t0, और जो हमारे पास a है वो क्या है m0 l1 t0। ये क्लियर है आप लोगों को, ठीक है ना। तो ऐसे हम लोग प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी का इस्तेमाल करके और बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। सबसे बड़ी बात है ये एक तरह का हथियार है आपके हाथ में, जिसको लेकर के अगर आप नीट के एग्जामिनेशन में गए, कई बार बच्चे प्रेशर में कंफ्यूज होकर के यही सब लगाना भूल जाते हैं, फिजिक्स हुई नहीं, अरे 10 से 15 क्वेश्चन केवल यही सब कॉमन सेंस और जुगाड़ लगा के सॉल्व हो जाता है, समझ रहे हो। इस बार भी ऐसे 10-15 क्वेश्चन थे जिसमें कि केवल क्या लगाना था, जुगाड़, जहां यूनिट आया वहां पे, ठीक है ना, तो वहां पे क्वेश्चन जुगाड़ से सॉल्व हो जाता है, ठीक है ना। और कई बार कॉमन सेंस, मान लो क्वेश्चन के अंदर दे दिया कि तो कण की वेलोसिटी कितनी होगी, 9 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ठीक है ना, मान लो ऐसे आपको दे देता है, तो उस केस में 9 × 10⁸ तो वेग कभी हो ही नहीं सकते, क्योंकि उच्चतम वेग तो किसकी होती है, प्रकाश की, 299792458 मीटर पर सेकंड, जिसको 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड बोलते हैं। तो 9 × 10⁸ तो कभी आंसर आ ही नहीं सकता। तो कई चीजें तो आप कॉमन सेंस से हटा सकते हो वहां पे, ठीक है ना, और कई चीजें किसकी मदद से हटा सकते हो, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी की मदद से। तो इन सारी चीजों के साथ आप एग्जाम में जब प्रवेश करोगे, आफ्टर प्रैक्टिसिंग, जो कल मैंने आपको पूरा तरीका बताया था पढ़ने का, तो वो सब करके तो बहुत अच्छा आप लोग स्कोर करोगे। अब हम आते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे ये बोल रहा है कि मात्रक विमाएं तथा मापन में हमारा चौथा अब इसका अनुप्रयोग है। तो इसमें लिखा है कि दिए गए भौतिक संबंध की विमीय रूप से सत्यता की जांच करना। तो सत्यता की जांच आप कैसे कर सकते हो, वही है कि जिन क्वांटिटीज के बीच में ये सब साइन आ रही हैं उन सबकी विमाएं क्या होनी चाहिए, एक समान। अगर वो विमाएं एक समान हैं, ठीक है ना, तब तो वो जो क्वांटिटी है, भौतिक राशि है, वो क्या है, सत्य है। और अगर वो नहीं है तो फिर वो सत्य नहीं है। तो चलो पीछे आकर के हम लोग इसको एक बार और ऐसे ही क्वेश्चन करते हैं। तो जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लो आपके सामने लिखा हुआ है कि t इज इक्वल टू 2π√L/g, ठीक है ना। इसको तो कल मैंने आपको दिखाया था करके, ठीक है ना। मान लो कि किसी और की सत्यता हम जांच कर रहे हैं, ठीक है ना। मान लो हम सत्यता जांच कर रहे हैं f इज इक्वल टू mv²/r, ठीक है ना। तो f इज इक्वल टू mv²/r मान लीजिए कोई फॉर्मूला है जहां पे f जो है वो क्या है, बल है, ठीक है, फोर्स, m जो है वो द्रव्यमान है, ठीक है ना, v जो है वो वेग है, और r जो है वो त्रिज्या है।
रेडियस है, ठीक है ना। तो इसमें आपको बोल रहा है कि ये ज्ञात कीजिए कि क्या यह संबंध सही हो सकता है, क्या यह संबंध सही है। तो आप दोनों साइड में, क्योंकि ये दोनों के बीच में क्या है, इक्वल टू है, तो इधर की जो विमाएं हैं और इधर की जो विमाएं हैं वो क्या होनी चाहिए, एक समान होनी चाहिए, क्योंकि बीच में क्या है, इक्वल टू है। तो F की जगह पे आप लोग क्या लिखोगे बताओ, F की विमाएं क्या होती हैं, M1 L1 T माइनस 2। अब इसके बराबर इधर होनी चाहिए, तो इधर M की जगह पे क्या लिखोगे आप लोग, M1 L0 T0। V स्क्वायर की जगह पे क्या लिखोगे, तो M0 L स्क्वायर T माइनस 2, क्योंकि V देखो क्या होती है, V जो होती है ना वो M0 L1 T माइनस 1 होती है, T माइनस 1। इसका अगर मैंने स्क्वायर कर दिया तो ये इसका स्क्वायर कर दूंगा तो क्या हो जाएगा, M0 इंटू 2 तो क्या होगा 0, 1 इंटू 2 क्या होगा 2, और माइनस 1 इंटू 2 क्या हो जाएगा माइनस 2, ठीक है ना। वेलोसिटी का स्क्वायर क्या होगा, M0 L2 T माइनस 2। बहुत आसानी से इस चीज को आप लिख सकते हो। तो यहां पे क्या लिख दोगे फिर आप लोग, यहां पे बताओ, तो ये हो जाएगा और अपॉन, फिर नीचे क्या लिखा हुआ है, R भी लिखा हुआ है, तो R के लिए क्या लिखोगे आप लोग, M0 L1 T0। ये क्लियर है, ये किसके लिए लिख लोगे आप लोग, R के लिए। तो अब देखते हैं इस साइड पे सेम आ रहा है या नहीं, तो सेम अगर आ रहा है इस साइड पे तो ये क्या हो जाएगा, M1 लिखा हुआ है ऊपर, ठीक है ना, और L क्या लिखा हुआ 2 T माइनस 2, और डिवाइडेड बाई नीचे क्या है L1 है, तो एक यहां 1 से 2 कट के और 1 बच जाएगा, यानी क्या हो गया M1 L1 T माइनस 2, यानी दोनों साइड M1 L1 T माइनस 2 है, यानी ये फॉर्मूला सत्य हो सकता है, ये फॉर्मूला सही हो सकता है, जरूरी नहीं है कि ये संबंध सही है। तो डायमेंशनल एनालिसिस जब हम करते हैं, जब इसका अनुप्रयोग करते हैं विमा, जो हमारी विमाओं का जो मेथड होता है, और फिर हम ज्ञात करते हैं कि फॉर्मूला सत्य है या नहीं है, और अगर इक्वल टू के दोनों साइड पर विमाएं एक समान आ गई तो फॉर्मूला सत्य है ऐसा आवश्यक नहीं है, सत्य हो सकता है पर है ही सत्य ऐसा आवश्यक नहीं है, ठीक है ना। ऐसा क्यों, ये ध्यान देने वाली बात है। देखो मान लो सेम फॉर्मूला ऐसे लिखा रहता है, F इज इक्वल टू 2mv स्क्वायर बाई आर, तो भी ये सत्य हो जाता, ठीक है ना। डायमेंशनली विमाओं के रूप में अगर आप देखो तो भी सत्य हो जाता, क्योंकि F की जगह पे वापस क्या लिखते हैं, M1 L1 T माइनस 2, इस 2 की जगह पे क्या लिखते हैं, M0 L0, और बाकी इसको सॉल्व करके देखा ही हम लोगों ने, इसको सॉल्व करके हमारा आंसर क्या आया था, M1 L1 T माइनस 2। तो अभी भी दोनों साइड पे क्या आ रहा है, सेम ही आ रहा है, पर सामने ये 2 लगा हुआ है, तो अब ये फॉर्मूला वास्तविक रूप में तो गलत है, क्योंकि फॉर्मूला, एक्चुअल फॉर्मूला भी सेंट्रिपिटल फोर्स कहलाता है, ये अभिकेंद्रीय बल। तो अभिकेंद्रीय बल का जो वास्तविक फॉर्मूला होता है वो तो क्या होता है, F इज इक्वल टू mv स्क्वायर बाई आर होता है, जो वास्तविक फॉर्मूला होता है। परंतु यहां सामने क्या लगा हुआ है, 2 लगा हुआ है इस वाले इसके अंदर, तो ये वास्तविक फॉर्मूला नहीं है। वास्तविक फॉर्मूला तो F का क्या है, mv स्क्वायर बाई आर, परंतु यहां पे 2 लग गई है सामने, तो 2 लग गई है सामने, तो ये वास्तविक फॉर्मूला नहीं है। लेकिन विमाओं के रूप में अगर इसकी हम चर्चा करें तो ये सही है, अभी भी सही है। तो यदि कोई फॉर्मूला विमाओं के रूप में सही होता है, अगर कोई फॉर्मूला डायमेंशनली करेक्ट होता है, तो वास्तविकता में भी वो करेक्ट हो ऐसा जरूरी नहीं है। परंतु यदि वो डायमेंशनली गलत हो जाता है तो वो गलत ही होगा, ये समझ रहे हो। अगर वो सही है तो वास्तविकता फॉर्मूला उसका सही है ऐसा आवश्यक नहीं है, परंतु यदि वो गलत है तो गलत ही होगा। फिर इस बात को हमें समझना, अगर वो गलत है तो गलत ही होगा, ठीक है। तो इस बात की हमें चर्चा करनी है, ठीक है। तो यही वाली चीज यहां पे लिखी हुई थी कि हम लोग क्या कर सकते हैं, फॉर्मूला को हम लोग डिराइव भी कर सकते हैं। ये तो हम लोगों ने यहाँ पे क्या किया है, फॉर्मूले को केवल चेक किया है दोनों साइड पे, इसकी मदद से हम फॉर्मूले को डिराइव भी कर सकते हैं। लेकिन जब फॉर्मूला को चेक करते हैं तो ये बात हमें ध्यान में रखना होता है, जब भी डायमेंशनल एनालिसिस करके फॉर्मूले को हम चेक करते हैं तो हमें ये बात ध्यान में रखना पड़ता है कि जो हम लोगों ने डायमेंशनल एनालिसिस करके और इक्वल टू के दोनों साइड पे सेम डायमेंशन चेक की है और सेम डायमेंशन आ भी गया है, तो जरूरी नहीं है कि ये फॉर्मूला सही हो। तभी तो जो 4 ऑप्शन होते हैं उसमें 2 की विमाएं एक समान नहीं आए। जो उसने वेग मान लो पूछ रखा था तो 2 की वेग की विमाएं नहीं आए, और 2 की विमाएं किसकी हैं, वेग की हैं। तो अब इन दोनों में से कौन सा सही होगा वो अब विमाओं की मेथड से नहीं पता लगाया जा सकता। लेकिन विमाएं वाली जो मेथड है डायमेंशनल एनालिसिस जो है, उसने कम से कम क्या किया, 2 ऐसे फॉर्मूले को निकाल दिया हमारे ऑप्शंस में से जिनकी विमाएं वेग के बराबर थी ही नहीं। तो जिनकी विमाएं वेग के बराबर नहीं आ रही है, मान लो फॉर्मूला आपसे, क्वेश्चन आपसे वेग पूछ रहा है, वेग की विमाएं बताइए, और जिनकी विमाएं वेग के बराबर नहीं आ रही हैं तो वो वास्तविकता में क्या होगा, गलत ही होगा।
अगर डायमेंशनली कोई फॉर्मूला गलत है तो कभी सही नहीं हो सकता, वो गलत ही होगा। लेकिन डायमेंशनली अगर कोई फॉर्मूला सही है तो भी वो गलत हो सकता है। तो हम लोग डायमेंशनल एनालिसिस करके सही फॉर्मूला ढूंढते हैं या गलत फॉर्मूले को छांटते हैं? गलत फॉर्मूले को छांट देते हैं, उसमें से हमारे 4 ऑप्शंस में से गलत फॉर्मूले को एलिमिनेट करते हैं, क्योंकि अगर वो गलत है तो गलत ही होगा। मान लो आपने एक फॉर्मूला चुना और वो सही हो गया, तो क्या आप 100% श्योर हो कि वो सही होगा? नहीं, डायमेंशनली सही होने के बावजूद वो क्या हो सकता है? गलत हो सकता है। तो अच्छा है कि आप गलत फॉर्मूले को छांट करके निकाल दो, क्योंकि एक बार अगर वो डायमेंशनली गलत हो गए फिर उनकी मजबूरी है कि वो गलत ही होंगे, वो सही नहीं हो सकते हैं। तो यही हमारा नेक्स्ट पेज पे ये लिखा था कि दिए गए भौतिक संबंध की विमीय रूप से सत्यता की जांच करना। मान लो लिख रहा है कि x इज इक्वल टू a, ठीक है ना, x इज इक्वल टू, इसके अंदर लिखा हुआ आपके सामने क्या लिखा हुआ है, a प्लस माइनस BC स्क्वायर प्लस अंडर रूट DEF। तो यहां पे a की जो विमाएं होंगी वो किसके बराबर होंगी? x के। BC स्क्वायर की भी विमाएं किसके बराबर होंगी? x के ही बराबर होंगे, क्योंकि BC स्क्वायर और a के बीच में प्लस माइनस है, तो BC स्क्वायर की विमाएं किसके बराबर होंगी? a के बराबर होंगी। और a की विमाएं किसके बराबर हैं? x के बराबर। और अंडर रूट DEF की भी विमाएं किसके बराबर होंगी? BC स्क्वायर के, जो क्योंकि प्लस माइनस से सेपरेटेड है। और BC स्क्वायर की विमाएं किसके बराबर होंगी? a के बराबर होंगी, ठीक है ना। और a की विमाएं किसके बराबर हैं? x के बराबर है, ठीक है ना। तो यहाँ पे शायद कैमरे की लाइट कुछ कम करनी पड़ेगी हम लोगों को, हाँ, क्योंकि दिख नहीं रहा है। एक बार आप उठ करके उसको घुमाना, कैमरे की लाइट को, इसमें नहीं दिख रहा है। दिख रहा है क्या इसमें? अब होपफुली दिख रहा होगा आप लोगों पर, बोर्ड पे ज्यादा अंधेरा हो गया है, ठीक है, बट आपको दिखना ज्यादा जरूरी है, ठीक है। तो ये दिख रहा है आप लोगों को x इज इक्वल टू a प्लस माइनस, यहाँ पे क्या लिखा हुआ? BC स्क्वायर प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ DEF, ठीक है। तो ये वाली चीज यहाँ पे लिखी हुई है। और अब हमें यहाँ पे देखो, नेक्स्ट हमें क्या करना है, यदि दोनों और प्रत्येक पद्धति समान है, वही वाली चीजें वापस डिस्कस हो रही है यहाँ पे, जो चीजें अभी हम लोगों ने पढ़ी थी वही चीजें लिखी हुई है कि x इज की जो विमाएं हैं वो किसके बराबर होंगी? a की। और वो विमाएं किसके बराबर होंगी? BC स्क्वायर की, जो किसके बराबर होंगे? DEF की। तो वही चीज लिखा हुआ है। अब उदाहरण के रूप में आपको क्या दिया हुआ है? f इज इक्वल टू mv स्क्वायर बाई आर स्क्वायर इसने दे दिया है। अभी हमने देखा था कि सत्य क्या होता है? mv स्क्वायर बाई आर होता है। mv स्क्वायर बाई आर का सही था। अब mv स्क्वायर बाई आर स्क्वायर सत्य थोड़ी ना होगा। mv स्क्वायर बाई आर स्क्वायर तो वैसे भी क्या आएगा? गलत ही आएगा। और उसी को ये क्रॉस चेक कर रहे हैं यहाँ पे। तो क्रॉस चेक जब कर रहे हैं तो mv स्क्वायर बाई आर स्क्वायर का बराबर नहीं आया, वो रखने पे एक साइड पे तो ml t माइनस 2 आ गया, मतलब फोर्स का आ गया m1 l1 t माइनस 2, और दूसरी साइड पे आर स्क्वायर वाला जब हमने देखा तो केवल क्या आ गया? mt माइनस 2। यानी f इज इक्वल टू mv स्क्वायर बाई आर स्क्वायर एक गलत फॉर्मूला है। अगर डायमेंशनली फॉर्मूला गलत हो जाता है तो निश्चित रूप से वो फॉर्मूला कैसा है? गलत फॉर्मूला। अगर डायमेंशनली गलत है तो निश्चित रूप से फॉर्मूला गलत है। परंतु यदि फॉर्मूला डायमेंशनली सही है तो उसका सही होना प्रमाणित नहीं होता है। अगर फॉर्मूला डायमेंशनली सही है तो वास्तविकता में वो सही होगा या नहीं होगा ऐसा जरूरी नहीं है, परंतु यदि फॉर्मूला डायमेंशनली गलत है तो वो गलत ही होगा, ठीक है ना। इस बात को हमें ध्यान रखना है। तो वही चीज है। अब यहां पे नेक्स्ट उसने दिया है कि s इज इक्वल टू ut माइनस हाफ AT स्क्वायर। s इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है? ut माइनस हाफ AT स्क्वायर। और इसको अगर आप लोग मान लो कि बोल रहा है इसकी सत्यता जांच करें, तो इसकी सत्यता जांच करोगे, ये अब आप लोग के ऊपर जांच करना है। s की तो l आएगी, m0 l1 t0, ut की भी l आएगी, और हाफ AT स्क्वायर की भी क्या आएगी? l आएगी। तो ये आएगा l इज इक्वल टू l माइनस l। तो l माइनस l किसके बराबर होता है? l के ही बराबर होता है। यानी ये फॉर्मूला सत्य हो सकता है, ठीक है ना। फॉर्मूला सत्य हो सकता है। हालांकि s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ AT स्क्वायर आप लोग पढ़ते हो, परंतु विमाओं के रूप में इसको नहीं चेक कर सकते हैं कि ये सही प्लस होगा या माइनस होगा। विमाओं के रूप में ये फॉर्मूला जो है वो सही है, ठीक है ना। हालांकि एक्सेलरेशन नेगेटिव है तो माइनस वाला भी सही हो जाता है। तो वही वाली चीज यहाँ पे वापस लिखी हुई है, ठीक है ना। तो पहले वाले में जबकि f इज इक्वल टू mv स्क्वायर बाई आर स्क्वायर हम लोगों ने चर्चा की थी, तो उस केस में फॉर्मूला डेफिनेटली गलत था, क्योंकि बोल भी रहा चूंकि उपरोक्त समीकरण में दोनों ओर की विमाएं समान
नहीं है, यह सूत्र विमीय रूप से शुद्ध नहीं है, अतः भौतिक रूप से भी यह शुद्ध नहीं होगा। यदि कोई सूत्र विमीय रूप से शुद्ध है तो भी भौतिक रूप से शुद्ध होना आवश्यक नहीं है, परंतु यदि वह विमीय रूप से शुद्ध नहीं है तो भौतिक रूप से भी अशुद्ध होगा ही होगा। इस बात को हमें ध्यान में रखना है, ठीक है। अगर S इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर की बात करें तो चूंकि यह उपरोक्त समीकरण में दोनों और प्रत्येक पद की विमाएं समान है, अतः यह समीकरण विमीय रूप से शुद्ध है, अतः यह समीकरण आंकिक रूप से भी शुद्ध होगा। यह जरूरी नहीं है कि शुद्ध होगा, परंतु आंकिक रूप से भी शुद्ध होगा, जबकि गति के समीकरण में से हम जानते हैं कि S इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर होता है। तो हमें तो यह पता है कि S इज इक्वल टू क्या होता है, यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर होता है, परंतु विमीय रूप में से विमीय सूत्र को यूज करके आप विमीय तरीकों को यूज करके इसको गलत साबित नहीं कर सकते हो। ये समझ रहे हो आप लोग। तो यदि कोई फॉर्मूला क्या आपने विमीय विश्लेषण किया और विमीय विश्लेषण करने के बाद यदि वो फॉर्मूला सही आ रहा है तो मैं फिर से बता रहा हूं भौतिक रूप से भी वो फॉर्मूला शुद्ध होगा, इसकी प्रमाणता या इसकी या ये जरूरी नहीं है। परंतु यदि वह फॉर्मूला विमीय रूप से गलत हो गया तो भौतिक रूप से भी वो क्या होगा, गलत ही होगा, ठीक है ना। तो अब नेक्स्ट पॉइंट पे हम आ रहे हैं आप लोग कि नए, ये लास्ट हमारा इसके अंदर विश्लेषण है कि नए संबंधों की स्थापना करना, कि नए इसका हम लोग यूज करके और नए संबंधों की स्थापना करते हैं, ठीक है ना। तो नए संबंधों की स्थापना हम कैसे करें, तो इसके लिए देखिए सबसे पहले मैं आपको करके दिखा देता हूं, ठीक है। इसमें काफी सारे एग्जाम्पल्स हैं और फिर लिमिटेशंस दिए हुए हैं इसके। यहां पे जैसे मैं एक आपको करके दिखाता हूं, फिर इसमें आपके जो एग्जाम्पल्स हैं आज की शीट में जो आप लोग को एग्जाम्पल मिलेंगे उसकी आपको चर्चा करनी पड़ेगी, उसको आप लोग डिस्कस करना। और लास्ट में लिमिटेशन लिखा हुआ, लिमिटेशन मतलब कि क्या क्या चीजें हम लोग नहीं कर सकते हैं डायमेंशनल एनालिसिस की मदद से, ठीक है। तो पहली चीज जो है इसके अंदर मैं आपको फॉर्मूला डिराइव करके देखता हूं, जैसे कि F इज इक्वल टू, मान लीजिए हमारे पास क्या लिखा हुआ है, F इज इक्वल टू, या तो क्वेश्चन में उसने ऐसे बोल दिया आपको कि जो बल होता है वो निर्भर करता है किस पे, द्रव्यमान पे, वेग पे और आर पे, त्रिज्या पे, बस उसने इतना बता दिया। और अब आपको संबंध स्थापित करना है, ठीक है ना। ये भी प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ही एक्चुअली कहलाएगी कि उसने आपको क्या बता दिया कि F जो है किस पे निर्भर करता है, M पे निर्भर करता है, V पे निर्भर करता है और R पे निर्भर करता है। तो आपको वेग, ये जो बल है उसको इनके पदों में स्थापित करना है या लिखना है। तो आप कैसे लिखोगे, आपको ये नहीं पता कि कैसे निर्भर करता है, आपको ये तो पता है कि निर्भर करता है, पर ये नहीं पता कि कैसे निर्भर करता है, क्या किन पावर्स पे डिपेंड करता है। तो हम ऐसे लिखेंगे F प्रोपोर्शनल टू, निर्भर करता है तो प्रोपोर्शनल लिखेंगे, M की पावर A लिख लेते हैं। हमें ये नहीं पता कि M के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, M की पावर 1 के प्रोपोर्शनल है, M की पावर 2 के प्रोपोर्शनल है, M की पावर 5 के प्रोपोर्शनल है, तो ये हमें नहीं पता। तो हम लिखेंगे F प्रोपोर्शनल टू M की पावर A, V की पावर B और R की पावर C, ऐसे लिख लेंगे हम लोग, ठीक है ना। और यहां पे एक विमा रहित नियतांक अगर ऐड करके लिखना चाहो तो ऐसे लिखते हैं, F इज इक्वल टू K इंटू और फिर क्या लिखते हैं, M की पावर A, V की पावर B, R की पावर C। अब F की जगह पे हम लोग क्या लिखेंगे, M1 L1 T-2, इसकी विमाएं हमें ज्ञात है, इक्वल टू K की जगह पे फिलहाल कुछ मत लिखो आप लोग चाहो तो, क्योंकि K तो विमा रहित नियतांक है। तो विमा रहित नियतांक की विमाएं क्या होंगी, M0 L0 T0, तो उसको नहीं लिख रहे हैं। M की जगह पे क्या लिख रहे हैं, इस वाले M की जगह पे अगर आप चाहो K को लिखना तो क्या लिख दोगे, M0 L0 T0। अब इस M की जगह पे क्या लिखोगे आप लोग, तो इस M की जगह पे आप लोग लिखोगे M1 और उसके बाद फिर L0 और T0। क्लियर है कि पावर A। V की जगह पे क्या लिखोगे आप लोग, M0 L1 T-1 की पावर B और यहां R की जगह पे क्या लिखोगे आप लोग, M0 L1 T0 की पावर C, ठीक है। अब ओपन कर लो ब्रैकेट को, तो इधर की ओर आपके पास क्या लिखा हुआ और इसकी पावर, हाँ ये इधर M1 L1 T-2 है, ये हो गया M0 L0 T0, ठीक है ना। और इस साइड पे क्या लिखा हुआ आपके सामने, ठीक है ना, ये लिखा हुआ MA, क्या लिखा हुआ है A आके मल्टीप्लाई होगा ना, फिर क्या लिखा हुआ है L0 और फिर क्या लिखा हुआ है T0। फिर यहां पे क्या हो जाएगा बताओ, M0 फिर LB T-B, ठीक है। और फिर यहां पे क्या लिखोगे,
m0 lc t0, यहां तक लिख लिया। अब दोनों साइड आप ओपन कर लो, मतलब दोनों साइड ऐसे लिख लो। तो यहां पे क्या लिखोगे आप लोग, इस साइड पे क्या लिखा हुआ है m1 L1 t माइनस 2, और इस साइड पे इसको k ही लिखने रहने दो, बार बार इतना बड़ा लिखना पड़ रहा है k, और इस साइड पे क्या लिखा हुआ है। अब देखो a मतलब m पे केवल a है, सेम बेस, जब बेस सेम होता तो पावर जुड़ जाती है ना, जब गुणा कर रहे होते हो और नीचे ये बेस सेम होता है तो ऊपर की पावर क्या हो जाती है, जुड़ जाती है। तो m की पावर क्या लिखोगे, a ही लिखोगे केवल, क्योंकि a प्लस 0 प्लस 0। l की पावर क्या लिखोगे, b प्लस c, और जो t है उसकी पावर क्या लिखोगे, माइनस b, क्योंकि t पे केवल यहां पे माइनस b है। ठीक है, तो ये हम लोगों ने लिखा है। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी क्या बोलती है कि इक्वल टू के दोनों साइड पे डायमेंशंस क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए। के तो डायमेंशन लेस, इसकी चर्चा करेंगे ही नहीं हम लोग, ऐसे ही लिखे रहने दो इसको। यानी अगर इधर m के ऊपर 1 है तो उधर भी m के ऊपर क्या होना पड़ेगा, 1 होना, 1 होना पड़ेगा। तो a इक्वल टू 1, a बराबर 1, ये हमारा इक्वेशन नंबर 1 आ गया। इधर l के ऊपर क्या है, 1 है ना, तो उधर l के ऊपर भी क्या होना पड़ेगा, 1 ही होना पड़ेगा। यानी b प्लस c मिलकर के किसके बराबर होनी है, 1 के। ये हमारी इक्वेशन नंबर 2 है। और इधर t के ऊपर क्या है, -2, तो उधर भी t के ऊपर क्या होना पड़ेगा, -2 होना पड़ेगा। यानी माइनस b को किसके बराबर होना पड़ेगा, -2 के, क्योंकि उधर t पे ऊपर -b है और इधर -2 है। ठीक है ना, तो ये हमारी इक्वेशन 3 है। तो इन तीनों इक्वेशन से हमें क्या पता चल रहा है कि ये जो b का मान है वो किसके बराबर है, 2 के बराबर है। माइनस माइनस कट जाएगा दोनों साइड से, तो b किसके बराबर है, 2 के बराबर है, और a किसके बराबर है, 1 के बराबर है। अब यहां पे देखो b प्लस c इक्वल टू क्या लिखा हुआ है, 1 लिखा हुआ है। यानी 2 प्लस c इक्वल टू 1, यानी c इक्वल टू क्या हो गया, -1 हो गया, नहीं होगा, 2 प्लस c इक्वल टू 1, तो c का मान क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा, -1 हो जाएगा। यानी कि हमारा आंसर आ गया। f इज इक्वल टू, मैं क्या लिखूंगा, f इज इक्वल टू k, और उसके बाद फिर क्या था, m की पावर a, ठीक है ना, v की पावर b, और c की पावर c था, ये सॉरी r की पावर c, r की पावर क्या था, c था। ठीक है ना, तो यानी f इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, k, m की पावर क्या लिखोगे, तो m की पावर a की जगह पे 1 लिखोगे, क्योंकि a का मान क्या है, 1। v की जगह पे क्या लिखोगे, 2 लिखोगे, और r, c की जगह पे क्या लिखोगे, -1। तो यानी f इज इक्वल टू, ऐसे भी लिख सकते हो, f इज इक्वल टू k इंटू एम वी स्क्वायर बाई r, ऐसे भी लिख सकते हो। आपको पता है कि यहां पे k का मान क्या होता है, 1 होता है। ठीक है ना, परंतु k का मान अगर 2 हो, या k का मान पाई हो, या k का मान e हो, तो हम पता नहीं लगा पाएंगे डायमेंशनल एनालिसिस से। डायमेंशनल एनालिसिस हम क्या नहीं पता लगा सकते हैं, k का मान यदि कुछ भी हो, क्योंकि ये जो k होता है ये क्या होता है, डायमेंशनलेस कांस्टेंट, विमा रहित नियतांक होता है। ये जो k होता है क्या होता है, विमा रहित नियतांक। और विमा रहित नियतांक का मान आप विमाओं वाली मेथड से थोड़ी ज्ञात कर सकते हो। ठीक है ना, मान लो कि किसी इंसान को पकड़ने का, चूहा पकड़ने की जो जाल होती है, ठीक है ना, उसके अंदर भूत थोड़ी पकड़ सकते हो। भूत पकड़ लोगे क्या, चूहा पकड़ने वाले जाल में क्या फंसेगा, चूहा फंसेगा। तो मान लो कि ये जो विमाओं वाला जो तरीका है, ये जो जिन राशियों की विमाएं होती हैं उनको पकड़ता है, विमा रहित वालों को थोड़ी पकड़ पाएगा ये। तो इस तरीके से हम विमा रहित जो नियतांक हमारे फॉर्मूले में घुस जाते हैं, वैसे नियतांकों को हम लोग इसके अंदर फीड नहीं कर सकते। लेकिन यह भी बड़ी बात है कि इसने हमें इतना तो कम से कम बता दिया कि f इज इक्वल टू के एम वी स्क्वायर बाई आर, इतना तो बता दिया। बच केवल क्या गया है, यहाँ पे विमा रहित नियतांक बच गया है। तो ये भी मेथड बहुत अच्छा होता है। लेकिन कुछ इसकी बस जो इसकी लिमिटेशंस होती हैं, कमियां होती हैं जो डायमेंशनल एनालिसिस को, यही होती है कि कोई फॉर्मूला यदि डायमेंशनली सही है, ठीक है ना, विमाओं के रूप में यदि कोई फॉर्मूला सही है, तो भौतिक रूप से भी फॉर्मूला सही हो इसकी आवश्यकता नहीं है, या ऐसा आवश्यक नहीं है। ये तो पहली लिमिटेशन होगी, पहली कमी हो गई। दूसरी कमी यही हो गई इसकी कि हम लोग इसके अंदर कोई विमा रहित नियतांक है उसका मान ज्ञात नहीं कर सकते हैं, ये इसकी दूसरी कमी है। तीसरी कमी है कि यदि कोई फॉर्मूले में बीच में प्लस माइनस आ जाता है तो इस मेथड से डिराइव नहीं कर सकते। आप कोशिश करना s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर को डिराइव करने की। तो फॉर्मूला अगर मल्टीप्लीकेशन के फॉर्म में है थ्रू आउट, या डिवीजन के फॉर्म में है, जैसे एम वी स्क्वायर बाई आर, तो बीच में कोई प्लस माइनस तो आया नहीं, केवल मल्टीप्लीकेशन है और क्या है, डिवीजन है।
भाग है, केवल गुणा है भाग है, तो फॉर्मूला केवल गुणा भाग के फॉर्म में है तब तो आप इससे डिराइव कर लोगे। परंतु यदि फॉर्मूले में बीच में क्या आ जाता है, प्लस माइनस आ जाता है, तो डायमेंशनल एनालिसिस से डिराइव नहीं कर सकते उस फॉर्मूले को, ठीक है ना। जो विमाओं वाला जो तरीका है, इसकी मदद से आप उस फॉर्मूले को स्थापित नहीं कर सकते हो। हालांकि उसकी सत्यता का जांच जरूर कर सकते हो, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी का इस्तेमाल करके क्या कर सकते हो, उसके सत्यता का जांच कर सकते हो, परंतु इस फॉर्मूले को इस तरीके से डिराइव नहीं कर पाओगे अगर बीच में प्लस माइनस आ गया। और अगर ये जो फॉर्मूला है बहुत सारी क्वांटिटीज पे डिपेंड किया, तो 3 पे डिपेंड कर रहा था, एम पे, वी पे और आर पे, मान लो 5-6 क्वांटिटी पे डिपेंड करेगा, तो भी डिराइव करना बहुत क्या होता है, मुश्किल होता है, ठीक है ना। तो हम वापस आ रहे हैं, तो यहाँ पे वही आपको उसने दिया है, यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स हैं जो आज के नोट्स में मिलेंगे। कल की जो क्लास होगी उसमें पूरी की पूरी चर्चा हम लोग किसके ऊपर करेंगे, और भी बहुत बढ़िया न्यूमेरिकल्स प्रैक्टिस करेंगे, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी के ऊपर, डेरिवेशन ऑफ फॉर्मूले के ऊपर। उससे पहले इसने जितने एग्जांपल्स आपको दे रखे हैं उन एग्जांपल्स को आप लोग देखना नोट्स के अंदर, ठीक है। इसकी लिमिटेशंस, मतलब इसकी जो कमियां हैं, विमीय विश्लेषण की जो सीमाएं हैं वो हमें देखनी है, ठीक है ना। तो इसमें पहली चीज ये है कि यद्यपि विमीय विश्लेषण बहुत उपयोगी है, लेकिन इसकी भी कुछ सीमाएं हैं, ठीक है ना। तो पहली इसकी सीमाएं क्या है कि यदि किसी भौतिक राशि की विमाएं दी गई हैं तो राशि अद्वितीय नहीं हो सकती, क्योंकि भौतिक राशियों की विमाएं समान हो सकती है। इसका मतलब यह है कि कल ही के लेक्चर में आपने देखा था कि वर्ग की, किए गए कार्य की, ऊर्जा की, बल आघूर्ण की, इन सब की विमाएं क्या होती हैं, एक समान होती है। तो अगर केवल विमाएं दे दिया जाए आपको और बोला जाए कि बताओ ये बल आघूर्ण है या कार्य है, तो आप बता नहीं सकते हो, क्योंकि बल आघूर्ण की जो विमाएं हैं वही विमाएं किसकी है, कार्य की विमाएं हैं। तो पहली तो इस लिमिटेशन यही है कि यदि किसी भौतिक राशि की विमाएं दी गई हैं तो वह राशि अद्वितीय नहीं हो सकती, क्योंकि भौतिक राशियों की विमाएं समान होती हैं। उदाहरण के लिए यदि किसी भौतिक राशि की विमा सूत्र ml²t-2 है तो ये कार्य अथवा ऊर्जा तथा बल आघूर्ण की विमाएं सूत्र हो सकती हैं, ठीक है ना। उसके बाद आंकिक नियतांक के, जैसे कि हमारे वही डायमेंशनलेस जो हमारे पास नंबर्स थे, जैसे के का मान यदि 1/2 है, 1 है, 2 पाई है, ऐसा कुछ अगर डायमेंशनलेस नंबर आ गया तो हम लोग डायमेंशनल मेथड से उसको डिराइव नहीं कर सकते हैं, ठीक है ना। तो इनकी कोई विमाएं नहीं होती है, ठीक है ना। जैसे कि हमारे पास 1/2 है, 1 है, 2 पाई है, तो इनकी कोई विमाएं नहीं होती है, अतः इन्हें विमीय विश्लेषण विधि द्वारा ज्ञात नहीं किया जा सकता है, ठीक है ना। ये पहली चीज है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट ये भी बोल रहा है कि विमीय विधि का प्रयोग गुणनफल से प्राप्त होने वाले अन्य फलनों के अतिरिक्त फलनों को व्युत्पन्न करने के लिए नहीं किया जा सकता। जिनमें गुणनफल हो रहा है उनको तो आप स्थापित कर पाओगे, ठीक है ना। जैसे कभी हम लोगों ने F = mv²/r देखा, तो तीनों m, v और r, इसमें या तो गुणा हो रहा था या क्या हो रहा था, भाग हो रहा था, तो इनको तो स्थापित कर दोगे। परंतु बीच में यदि क्या आ जाए, प्लस माइनस आ जाए, तो नहीं कर पाओगे। y = a sin ωt, अब इसमें sin ωt क्या हो गया, डायमेंशनलेस हो गया। अभी तो पढ़ा था आपने, पूरी sin ωt क्या होगी, डायमेंशनलेस होगी, तो इसको आप डिराइव नहीं कर पाओगे, किससे, डायमेंशनल एनालिसिस से, ठीक है ना। तो ये उसकी लिमिटेशंस है। तो हम लोगों ने थ्योरी पढ़ ली है कल के लेक्चर में, और आज के लेक्चर में हम लोगों ने क्या पढ़ लिया, ये जो डायमेंशनल एनालिसिस है, जो विमाएं हैं, इनकी हम लोगों ने थ्योरी की स्टडी कर ली है। कल का जो लेक्चर होगा वो कंप्लीटली किसके ऊपर बेस्ड होगा, न्यूमेरिकल्स प्रैक्टिस के ऊपर बेस्ड, जिसमें हायर ऑर्डर के हम लोग न्यूमेरिकल करेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।